कितना गणराज्य है? तो 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में सबसे पहले जो होता अलग कौन सा देश हुआ था? यूगोस्लाविया हुआ था। याद रखिएगा, सोवियत संघ दूसरी दुनिया कहलाता है, क्योंकि एक ध्रुवीय दुनिया जो होता है अमेरिका कहलाती है। बोलेगा अमेरिका वर्चस्व में आया 1991 के बाद, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद। याद रखिए, दूसरी दुनिया यदि कौन कहलाता है तो सोवियत संघ कहलाता है, जो साम्यवादी देशों को अपनाया था। साम्यवादी देश क्या होता है ना, एक तरह का उदारवाद नेचर को होता है, मतलब सभी जैसे कोई भी देश के अंदर जितना भी संपत्ति है, धन है, संपदा है, वो सभी के कल्याण के लिए लगाया जाता है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो साम्यवाद बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, दूसरी दुनिया विशेष रूप से किस चीज को अपनाया था? तो साम्यवादी को अपनाया था, जो उदारवाद को बढ़ावा दिया था। अब बोलेगा दूसरी दुनिया कैसा देश है? तो साम्यवादी देश है। दूसरी दुनिया साम्यवादी देश किस चीज को अपनाया था? तो उदारवाद नेचर को अपनाया था। याद रखिएगा, सोवियत संघ में सबसे ज्यादा प्रभुत्व या वर्चस्व में कौन था? तो रसिया था। इसके बाद याद रखिएगा फ्रांस था। सोवियत संघ में पार्टी कैसी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में इसका विघटन हुआ था, इसका समाप्त हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव थे। अब याद रखिएगा, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव थे। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव थे। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव थे। अब बोले मिखाइल गोर्बाचोव के एक मंत्र दिए थे, याद रखिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका मंत्र दिए थे। ये विशेष रूप से आर्थिक इकोनॉमी का जानकारी लोगों को तभी दिया जाता है ना, जब वह सरकार उसको छूट देती है। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लासनोस्ट। विशेष रूप से याद रखिएगा, मतलब खुलापन, मतलब सरकार ज्यादातर अपनी आर्थिक नीतियों का जानकारी सभी तक पहुंचा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लासनोस्ट साधारण लैंग्वेज में। सोवियत संघ में बोलिएगा तो विघटन के समय तख्ता मिखाइल गोर्बाचोव का तख्ता कौन पलटा था? तो बोरिस येल्त्सिन। सोवियत संघ के विघटन के बाद पहला राष्ट्रपति कौन बना था रूस का? तो बोरिस येल्त्सिन। याद रखिए, सोवियत संघ का महासचिव कब बना था? तो 1985 में बना था। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 1918 में पहली बार संविधान लागू हुआ था। इसके बाद उसमें बदलाव करके 1936 में संविधान लागू किया गया था, जिस संविधान का नाम क्या था? स्टालिन संविधान। याद रखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद, विघटन कब हुआ था? विघटन के बाद दो देशों को यहाँ से निकाला गया, फ्रांस और रूस को। उसको यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनाया गया। यूएनओ में कितना परमानेंट मेंबर है? 5 मेंबर है। कौन कौन? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना। हो गया ना? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, ये पांचों परमानेंट मेंबर है। टोटल मेंबर उसमें कितना होता है? तो यूएनओ में 15 और टेम्पोररी मेंबर कितना है? तो 10। अब परमानेंट मेंबर कितना? 5, जिसमें 2 को कौन है? याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइएगा तो बर्लिन दीवार। बर्लिन दीवार जो पश्चिमी जर्मन में था। अब बर्लिन दीवार का निर्माण जो है इसे अगस्त 1961 में कराया गया था। इसको ध्वस्त कब कराया गया? तो नवंबर 1989 के द्वारा कराया गया था। पूर्वी जर्मन का आम जनता के द्वारा कराया गया था। क्यों हुआ था समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। बर्लिन द्वार किस चीज का प्रतीक था? शीत युद्ध का प्रतीक। शीत युद्ध मतलब समझ आ रहा? शीत युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1945 में। और शीत युद्ध अंत कब हुआ था? जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में किया गया। तो शीत युद्ध क्यों स्टार्ट हो गया था, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका किस चीज को मत दे रहा था? पूंजीवादी देश को। और रसिया किस चीज को मत दे रहा था? समाजवादी, साम्यवादी को। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब कोई देश होता है ना, जैसे मान लो भारत लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है और भारत का पड़ोसी देश जो है राजतंत्र को बढ़ावा दे, तो भारत के लिए दिक्कत है। भारत के बगल में मान लो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो लोग ज्यादा डेवलप हो जाए पड़ोसी देश, तो भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। कल आतंकवाद यहाँ शासन मचाएगा यहाँ का जनता। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि जो देश हमारा संविधान है, हमारे जो शासन व्यवस्था है ना, पड़ोसी देश में भी वैसा शासन व्यवस्था हो। तो अमेरिका पूरा वर्ल्ड को पूंजीवादी देश बनाना चाहता था, जबकि रसिया चाहता था कैसा देश बनाना? साम्यवादी। तो साम्यवादी के कारण अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं साम्यवादी अमेरिका का जनता डिमांड नहीं कर दे। तो इसलिए वह क्या किया, दोनों पूरा देश में तनाव का वातावरण फैला दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ था, उसी के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। तो शीत युद्ध स्टार्ट हुआ 1945 में, क्योंकि तनाव का वातावरण बनने का यही कारण था, याद रखिएगा, पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीचों में विभाजन। विभाजन मतलब सिंपल सा बात है, क्योंकि कुछ देशों का, अमेरिका जैसे देशों का एक ध्रुवीय व्यवस्था जिसको अमेरिका बोलते हैं, एक पूंजीवादी देश को बढ़ावा दे रहा था, और दो ध्रुवीय व्यवस्था जिसको हम लोग रसिया और फ्रांस बोलते हैं, वो साम्यवादी देशों को बढ़ावा दे रहा था। तो दोनों देशों के बीच में तनाव बना, तनाव का बना तो ऐसा तनाव बना कि पूरा वर्ल्ड इसके चपेट में आ गया, और लगभग 1945 से 1991 तक पूरा वर्ल्ड में तनाव का वातावरण रहा था।
और ऐसी स्थिति घुसा दी है बहुत सारे पिछड़े और विकासशील देशों में कि तो अनाज का खाने तक देशों में ला था। लोग दादा पर दादा सुना भी होगा क्यों ऐसा स्थिति था कि यहाँ के लोग खा भी नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा देश में तनाव बना था, सरकार का माइंड कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना शीत युद्ध शब्द कौन दिया था? जॉर्ज उले। जॉर्ज उले। अब शीत युद्ध जो था स्टार्ट कब हुआ था? 1945 में। अंत कब हुआ था? 1991 में। अंत कब 1991 में हुआ? क्यों हुआ तो आपको पता है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध का अंत हुआ तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन होने के कारण शीत युद्ध अंत हो गया था। अब यहीं पर विघटन होने के बाद अमेरिका वर्चस्व में आया, प्रभुत्व में आया कब? अब एक ध्रुवीय व्यवस्था कौन है? अब पूंजीवादी व्यवस्था कौन चलाएगा? अब सारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सारा रिपीट करके आप लोग बोलिएगा इसका दूसरा टॉपिक, ठीक है? सोवियत संघ कैसी दुनिया है? दूसरी दुनिया देश कैसी देश को बढ़ावा देना? साम्यवादी देश क्या चीज अपनाया था तुम? सोवियत संघ में कितने देश है तुम? सबसे पहले सोवियत संघ से कौन सा देश अलग हुआ था? सोवियत संघ में वर्चस्व में कौन देश है? सोवियत संघ में कौन सी पार्टी थी? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ के समय राष्ट्रपति कौन थे तुम? मिखाइल गोर्बाचोव। बोलेगा किसने ग्लाउनोस्ट और पेरिस का मंत्र किसने दिया था? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे तुम? मिखाइल गोर्बाचोव का तख्ता किसने पलटा था तुम? बोलेगा सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? सोवियत संघ का महासचिव कब बनाया गया था? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? सोवियत संघ के विघटन के बाद यूएनओ का परमाणु मेंबर कौन कौन बना था? अगला बढ़ता है। बर्लिन द्वार का निर्माण कब कराया गया था? अगस्त 1900। बर्लिन द्वार ध्वस्त कब कराया गया? नवंबर 1989। अब बर्लिन द्वार का निर्माण ध्वस्त किसने किया था? तो पूर्वी जर्मनी का जनता। बर्लिन का द्वार किस चीज का प्रतीक है? तो शीत युद्ध जो था वो किसी मतलब बर्लिन का द्वार ये चीज का भी प्रतीक हो जाएगा, क्योंकि पूंजीवादी साम्यवादी देशों के बीच विभाजन हुआ, इसलिए ना शीत युद्ध हुआ। याद है क्या? शीत युद्ध शब्द किसने दिया था? जॉर्ज ओले। शीत युद्ध आरंभ कब हुआ था? शीत युद्ध आरंभ कब हुआ? अध्याय 2 बना लीजिए, अध्याय 2 बना लीजिए, बना दिया हम लोग। अमेरिका वर्चस्व में कब आया था? तो 1991 में आया था। अमेरिका प्रभुत्व में कब आया था? तो 1991 में आया था। अमेरिका का प्रभुत्व और वर्चस्व में स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? नाटो। नाटो क्या है? तो एक सैनिक संगठन है जिसका स्थापना कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आरंभ में 12 देश था, अभी वर्तमान में 31 देश है। बोले नाटो का जब स्थापना हुआ था कितना देश था? तो 12 देश था, और अभी वर्तमान में कितना देश है? तो 31 देश है, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिए, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो क्या कैसे संगठन है? तो सैनिक संगठन, याद रखिएगा थोड़ा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ समझिए, नई विश्व व्यवस्था या एक ध्रुवीय व्यवस्था किसको बोला जाता है? तो अमेरिका को बोला जाता है। बोलेगा नई विश्व व्यवस्था किसे बोला जाता है? तो अमेरिका को। एक ध्रुवीय व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो अमेरिका। नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? जॉर्ज बुश, याद रखिएगा। अब बोलिए अमेरिका में कितना राज्य है? तो 50 राज्य। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का। याद रखिएगा। विश्व को इंटरनेट का सुविधा किसने प्रदान किया था? तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। इराक जो था कुवैत पे कब्जा कर लिया, तो कुवैत पे जो कब्जा किया ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और अमेरिका के द्वारा उसमें क्या हुआ? बहुत सारे सैनिक, लगभग 6 लाख सैनिक जो था इराक पर हमला किया था। और इराक को कैसे मारा गया, कैसे आक्रमण करके उसके कब्जा हटाया गया कुवैत से, तो वो जो आक्रमण किया था वही कहलाया था प्रथम खाड़ी युद्ध और ऑपरेशन डेजर्ट। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सैनिक अभियान चलाया गया था किस पर? इराक पर। तो वही ऑपरेशन क्या कहलाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब वही चीज को ना टीवी में दिखाया गया था, पूरा वर्ल्ड का टीवी टेलीविजन पे चला, जिसका नाम दिया गया क्या? वीडियो गेम वॉर। याद रहेगा। मतलब वही चीज को ना कैसे मार रहा है इराक के वासी को। इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो सद्दाम। अब देखिए, अमेरिका पे हमला किया गया था 11 सितंबर 2001 को। एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था, जिसका हमला कौन किया? ओसामा बिन लादेन। जिसमें याद रखिएगा, एक वर्जीनिया के पेंटागन में भी हमला किया गया था 11 सितंबर 2001 को।
अब अमेरिका जो था ना अफगानिस्तान से तालिबानी को हटाया कब था? तो 2001 को हटाया था तालिबान से। अब ये सारा ऑब्जेक्टिव एक बार पूरा रिपीट कर दिएगा, इसके बाद सभा स्थगित हो जाएगा। अमेरिका वर्चस्व में कब आया? 1991। अमेरिका प्रभुत्व में कब आया? 1991। बोलेगा अमेरिका वर्चस्व में स्थापित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका? नाटो कैसा संगठन है? नाटो में आरंभ में कितना देश है? वर्तमान में कितना देश है? नाटो का स्थापना कब हुआ है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल। अब बोलेगा नई विश्व व्यवस्था किसे कहा जाता है? अब बोलेगा एक ध्रुवीय व्यवस्था किसे कहा जाता है? नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में किस राष्ट्रपति ने? अमेरिका में कुल कितना राज्य है? विश्व को सबसे छोटा संविधान किसे कहा जाता है? विश्व को इंटरनेट सुविधा किसने उपलब्ध कराया? इराक कुवैत पर किसने कब्जा किया था? कब किया था? 1950। बोलेगा हाँ। इसके बाद बोलेगा प्रथम खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कब हुआ था? तो वही 1990-91 के बीच में कब्जा किया, इसके बाद ही चलाया गया था। याद रखिएगा। बोलेगा वीडियो गेम का वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट वार को क्या बोला जाता है? वीडियो गेम वार, क्योंकि वो टेलीविजन पे चलाया गया था। अभी बोलेगा सद्दाम हुसैन की देश के राष्ट्रपति थे। बोलेगा अमेरिका पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब हुआ था? वर्जीनिया का पेंटागन पे हमला कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किसने किया था? ओसामा बिन लादेन। अब बोलेगा अफगानिस्तान से तालिबानी सेना को अमेरिका कब हटाया था? शांति बनाए रखवी। एक दलीय प्रभुत्व का दौर पड़ रहा है तो समझिएगा पहला क्या होता है। भारत में जो चुनाव कराता है तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है। जो तो पता है इसका गठन कब किया गया? तो जनवरी 1950 में किया गया था। ये अनुच्छेद 352 है कि 24 होगा? ये गलती लिखा गया है, इसको ठीक कीजिएगा। चौबीस कीजिएगा, अनुच्छेद 352 लिख दिया। अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर से बोल रहे हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो जनवरी 1950 में किया गया था। अनुच्छेद 324 में ही इसका वर्णन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आइए संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और सुकुमार प्रथम चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ये लास्ट 65 वर्ष तक ही काम कर सकता है या 6 वर्ष तक। अब समझिए भारतीय निर्वाचन आयोग जितना भी तरह का चुनाव होता है, संसद का, विधानमंडल का, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, ये एमएलए देख लिए, विधानमंडल, सारा चुनाव कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय दल को चुनाव चिन्ह बांटना, राष्ट्रीय दल को मान्यता प्रदान करना, कौन राष्ट्रीय दल है, कौन क्षेत्रीय दल है। जैसे बीजेपी को चुनाव चिन्ह बांटा कमल छाप, कांग्रेस को हाथ छाप। ये सभी जो चुनाव चिन्ह है या फिर ये सभी देखते हैं, जैसे बीजेपी राष्ट्रीय दल है भारत में, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, तो ये सब राष्ट्रीय दल मान्यता कौन प्रदान करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। 1900 इसके बाद सेकंड आम चुनाव कब हुआ? 1957। और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। 1967 तक भारत में एक ही दलीय पद्धति था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कांग्रेस। याद रखिएगा। 1967 तक एक ही कांग्रेस ही वर्चस्व में थी और कांग्रेस ही एक दलीय शासन व्यवस्था पद्धति को चला रही थी, क्योंकि दूसरी कोई भी पार्टी उतना मजबूत अवस्था में नहीं था। याद रखिएगा। अब कांग्रेस इस कारण भारत को कैसा बनाने की कोशिश किया? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को ही अपनाया था कांग्रेस भारत में। अब कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस का गठन दिसंबर 1885 में AUO ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका पहला बैठक मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। याद रखिए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वह उमेश चंद्र बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये तो याद ही होगा। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो याद रखिए। कांग्रेस का विभाजन आजादी के बाद 1969 में हुआ था, जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे। और कांग्रेस का विभाजन उससे पहले भी हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसमें गरम दल और नरम दल
1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गया था। तो याद रखिए जिस समय अध्यक्ष कौन बने थे, रास बिहारी बोस। तो 1907 ईस्वी में आजादी से पहले का बात हो रहा है। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। तो विभाजन हुआ था गरम दल नरम दल में 1907 ईस्वी में। इसके आजादी के बाद विभाजन कांग्रेस में 1969 में हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस का, तो निजलिंगप्पा थे। अब समझिएगा कांग्रेस यहाँ तक तो काफी मजबूत थी, लेकिन कुछ हद तक 1962 के बाद डगमगाने लगी थी, जिसके में कामराज योजना के कामराज के द्वारा योजना पेश किया गया था, जो काफी हद तक भारत में इंदिरा गांधी का पीएम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, के कामराज। अब वही एक योजना पेश किया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, पुराने बुजुर्गों को पॉलिटिक्स से निकाला गया, नए नए युवाओं को राजनीति में जोड़ा गया, जिसके कारण कांग्रेस मजबूत हुआ। इसी योजना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कामराज योजना बोलते हैं। अब ये कामराज योजना 1963 में पेश हुआ था। किसके द्वारा पेश किया गया था, के कामराज के द्वारा। याद रखिएगा के कामराज भारत में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद कांग्रेस का हटने के बाद बोल सकते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन बना था, मोरारजी देसाई बना थे। मोरारजी देसाई किस पार्टी के थे, तो जनता पार्टी के थे। और जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना था, तो केरल में। याद रखिएगा। अब देखिए भारतीय जनसंघ का बात हो रहा है, तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। इसका गठन अध्यक्ष कौन, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ ही उन आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया, जो बीजेपी का में गठन हो गया, तो बीजेपी में मिल गया था। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ। बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह जो था ना, दीपक था। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो था, दो बैलों की जोड़ी था प्रथम आम चुनाव में। जैसे प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा आम चुनाव 1957 में, तीसरा 1962 में और चौथा 1967 में। तो प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था, और भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह जो था दीपक था। याद रखिएगा। अब यहां से कुछ बातें और भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहां तक कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो हम पूछते हैं, बोलते जाइएगा। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में। प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन। बोलेगा चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। बोलेगा भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या एमपी का चुनाव कौन कराता है, तो एमएलए का चुनाव कौन कराता है, तो यह विधानमंडल का चुनाव कौन कराता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। यह चुनाव चिन्ह बांटता कौन है, तो भारतीय निर्वाचन। यह किसी भी तरह का राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल का मान्यता कौन प्रदान करता है, भारतीय निर्वाचन। जैसे नहीं देखते बीजेपी को राष्ट्रीय दल, आजसू पार्टी क्षेत्रीय दल, तेज कौन मान्यता देता है, यही देती है। अब सोचिएगा पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो दूसरा आम चुनाव कब हुआ था, तो तीसरा आम चुनाव कब हुआ था, और चौथा आम चुनाव कब हुआ था। अब थोड़ा सा बातें ध्यान रखिएगा। 1952 से लेकर मतलब 1947 आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत बना था, माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो समझिए 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक एक को पीएम था, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू थे 1964 तक। अब प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, प्रथम पीएम भी वही थे। अब 1964 में उनका हार्ट अटैक से मृत्यु होता है। इसके बाद दूसरा पीएम जो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 तक दूसरा पीएम कौन बने, तो लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है 10 जनवरी 1966 में, जो ताशकंद समझौता कराने ताशकंद गए थे। याद आया, तो याद रखिएगा थोड़ा सा बात है। अब कुछ है यहाँ पे क्या बोल, 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। और 10 क्या था उनका निधन में, हत्या जो था काफी रस्मी तरीका से हुआ, जो अभी तक नहीं पता चला। कोई भी सोच कहाँ पता है, ये देख लो। इंदिरा गांधी का हत्या, लाल बहादुर शास्त्री का हत्या, राजीव गांधी का हत्या, ये सब सोच सकते हो कि किसी देश का पीएम का हत्या हो जाए, कितनी बड़ी बात है। सोचो कितना कमजोर भारत था।
कमजोर था, बाणा क्या बोलता है। नहीं, बात क्या ना, जैसे एक कहावत है, कभी सुना है? एक कहावत है बड़ा मस्त है कि एक गधा को ना राजा बना दो तो सारा सेनापति, सारा जनता जो है ना गधा के जैसा काम करेगा। और यदि राजा को एक शेर को राजा बना दो तो सारा जितना भी राज्य का गधान सब वो भी शेर की तरह काम करेगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अंतर क्या हो जाता है, राजा जो है गड़बड़ा गया, पूरा देश ही गड़बड़ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1850। कांग्रेस का गठन कौन किया था? तो एओ के द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कांग्रेस भारत में किस तरह का शासन व्यवस्था को बढ़ा दिया? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। कांग्रेस में आजादी से पहले विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में, जिस समय अध्यक्ष गरम दल नरम दल अलग हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। कांग्रेस के विभाजन आजादी के बाद कब हुआ था? तो 1969 में, जिस समय अध्यक्ष कौन थे? निजलिंगप्पा। कामराज योजना कब पेश किया था? 1963 में। के कामराज, इसको किंग मेकर का। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। किस पार्टी के थे? तो जनता पार्टी का। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1977 में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना था? तो केरल में। अब देखो यहाँ भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक था। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 1951। अब ये इसका अध्यक्ष कौन था? तो संप्रसम। भारतीय जनसंघ का नया नाम क्या हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी, जो ये नारा दिए थे, याद कीजिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन दिया है? याद रखिए। ठीक है, अब बनाओ यार। देखो जिराक्स तो है नहीं, ये मिले। ये था मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर है। मतलब पूरा का पूरा मिनिस्ट्री जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके मंत्री परिषद में जो कुल सदस्य होना चाहिए, कि उस कितना होना चाहिए? कुल सदस्य का मात्र 15% ही मंत्री बन सकता है, उससे ज्यादा ना ही कम, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। मतलब मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य है तो उसका 15% ही क्या होगा? मिनिस्ट्री रहेगा। याद रखें, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। कैबिनेट का आधारशिला किसको बोला जाता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष, ये लोकसभा से। राज्यसभा से यदि पीएम बनता है तो कितना होगा? 30। राज्यसभा से बनेगा तो पीएम बनने का न्यूनतम आयु कितना होगा? 30 वर्ष। यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको मेंबर कितना समय में लेना पड़ेगा? सदस्यता 6 माह के अंदर सदस्यता लेना पड़ेगा। याद रखिए। इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अब मंत्री परिषद जो होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री 3 आधार पे होता है। एक कैबिनेट स्तर पर कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री और एक डिप्टी मिनिस्ट्री, जिसको बोलते हैं उप मंत्री। तो याद रखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये 3 तरह का मंत्री होता है। उसी में राज्य मंत्री में एक आता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो बोलेगा मंत्री परिषद कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग का टॉपिक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। और चुनाव आयोग का वर्णन जो है संविधान के भाग 15 में है। चुनाव आयोग क्या भी संस्था है? तो 3 स्तर का, 3 टायर लेवल का है। इसमें 3 सदस्य होता है। एक होता है जो मुख्य चुनाव आयोग, 2 होता है अन्य सदस्य। रुको यार, बोलिए। फिर चुनाव आयोग का वर्णन जो अनुच्छेद 324 में हुआ है, यह चुनाव आयोग का वर्णन जो है संविधान के भाग 15 में है। चुनाव आयोग 3 स्तरीय संस्था होती है, जिसमें 2 स्तर जो होता है, 2 सदस्य होता है और एक मुख्य चुनाव आयोग होता है, जिसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और चुनाव आयोग जो होता है उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, अधिकतम 65 साल तक काम कर सकता है। इसका कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है। अब कुछ बातें याद रखिएगा चुनाव आयोग के बारे में। राष्ट्रीय दल या क्षेत्र दल को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह कौन बांटता है? तो चुनाव आयोग। इसके बाद याद रखिएगा थोड़ा सा, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव चुनाव आयोग ही करवाता है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, एमएलए, विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा?
चुनाव आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विधान परिषद। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ये एक अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी सदन है? तो इसका 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष बाद रिटायर कर जाता है और ये 2 वर्ष बाद इलेक्ट होता है, मतलब चुनाव निर्वाचित होता है। तो याद रखिए इसका विधान परिषद कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। और इसका 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष बाद रिटायर करेगा, 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्षों के बाद निर्वाचित होगा या इलेक्टेड होगा। विधान परिषद भारत में 6 राज्य में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का गठन और समापन का वर्णन जो है अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171(2) में किया गया है, आर्टिकल जिसको बोलते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो होता है ना वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो विधान परिषद अधिकतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है, किसी को याद है? विधान परिषद याद करना। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष समझिएगा, अध्यक्ष लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा सभापति बोलते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं, विधानसभा का है तो विधानसभा अध्यक्ष होगा। क्लियर? तो लोग कोई विधेयक, धन विधेयक है नहीं, कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मनी बिल को कल भी बताया है, मनी बिल को प्रमाणित कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोरम या गणपूर्ति न होने पर सदन को स्थगित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? तो टोटल मेंबर का 10% सदस्य उपस्थित होना चाहिए तभी बैठक होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरम या गणपूर्ति। तो टोटल मेंबर का 1/10। मान लीजिए जितना भी मेंबर है उसका 1/10 उपस्थित नहीं होता तो बैठक हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इसलिए उसको स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बाद बोलिएगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बोलिएगा अध्यक्ष तभी तक अध्यक्ष रह सकता है जब तक उस सदन का सदस्य है। मान लिया वो आपके बैच में नहीं पढ़ता है, उसको आप क्लास मॉनिटर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिक है एग्जाम्पल के तौर पर, जब तक उस सदन का सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। तो लोकसभा का हो तो लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होना चाहिए, विधानसभा का अध्यक्ष हो तो विधानसभा का उस सदस्य होना चाहिए, नहीं तो वो अध्यक्ष नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का जो मिनिमम एज है वो कितना है? 30 वर्ष। 30 वर्ष कम से कम मिनिमम एज है, उससे कम में वाला राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। राज्यसभा का टोटल सीट कितना है? तो 245 है। इसका राज्यसभा का सीट का बंटवारा जो होता है जनसंख्या आधार पे होता है, पॉपुलेशन बेस होता है। जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा वहां राज्यसभा का सीट ज्यादा होगा, जहां जनसंख्या कम होगा तो वहां राज्यसभा का सीट कम होगा। राज्यसभा का टोटल सीट वर्तमान में कितना है? तो 245 है। और 245 में स्टेट से जो है 225 है और यूनियन टेरिटरी से कितना है? तो 8 है। और 12 मेंबर जो है राज्यसभा का उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करती है, मनोनीत करती है। मनोनीत करती है 12 सदस्य को राष्ट्रपति। कितना? किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा का अस्थायी सदन है, मतलब परमानेंट है। इसको ना तो भंग किया जा सकता है, डिजॉल्व कर सकते हैं, ना ही विघटित कर सकते हैं। तो ये एक अस्थायी सदन है क्योंकि 1/3 सदस्य हर एक प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो रहा है? रिटायर कर रहा है, इलेक्ट हो रहा है, मतलब निर्वाचित हो रहा है या फिर अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो याद रखिएगा इसलिए इसको कैसा सदन बोला जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लोकसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और लोकसभा का टोटल मेंबर वर्तमान में बात करेगा तो 545 है। इसका भी सीट का जो बंटवारा होता है पॉपुलेशन बेस होता है। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां लोकसभा सदस्य ज्यादा होगा, जहां पॉपुलेशन कम होगा वहां लोकसभा सदस्य कम होगा। तो ये याद रखिएगा हमेशा। जैसे अभी वर्तमान में जनसंख्या कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य भी ज्यादा होगा। तो अब देखिएगा पूरा भारत में लोकसभा सदस्य 545 है, लेकिन राज्य से 524 है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से 19 है और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन से, जिसको नरेंद्र मोदी हाल फिलहाल में समाप्त कर दिए, अब नहीं रहा। लेकिन किताबों में आपका एनसीईआरटी में अभी तक तो है ही, नया आया नहीं है, इसलिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसमें? लोकसभा में। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितना मनोनीत करता है? राज्यसभा का 12 सदस्य को मनोनीत करता है। याद रखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। राज्यसभा में नॉमिनेट कितना राष्ट्रपति कर? 12, लोकसभा में 2। अब 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन कौन होता है? तो वो वैसा व्यक्ति होता है जो अंग्रेज भारत छोड़कर गया ना, तो वो लोग बहुत सारा रह गया ये बहाना लेकर ना भारत में कि भारतीय लोगों को ना हम राजनीति, पॉलिटिक्स और संविधान के बारे में सिखाएंगे, और उसी को एंग्लो इंडियन बोलते हैं। उसी का पूर्वज बेटा दर शादी ब्याह करके यहीं बस गया। अगला देख, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय भारत में टोटल कितना? 25 है। 25 है, जिसमें 7 हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार 1 या 1 से अधिक राज्यों में है।
मतलब 2 राज्य का एक ही हाई कोर्ट है, ऐसा कितना है 7। तो मुख्य न्यायाधीश की अब देखो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करना। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का जो मैक्सिमम एज है, मतलब वो 62 वर्ष तक ही वो पद पे रह सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कितना हो सकता? 62 और सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो 65। सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश का कार्य वही नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और लेकिन जिला कोर्ट आ जाएगा तो समझिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति राज्यपाल करता है। याद रखिएगा ये 2 बातें। अब देखिएगा, अब हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश को वेतन किससे दिया जाता है? तो संचित निधि। संचित निधि क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। जितना भी सरकार टैक्स लगाती है, कर इकट्ठा करती है, जो भी इनकम आता है वो किसमें जमा होता है? संचित निधि में। अब एक बार ये देख लो, मंत्री परिषद, एक बार फिर से बोला, मिनिस्ट्री जो होता है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब पूरा का पूरा मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद टोटल मेंबर का 15% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मान लो 545 MP है तो उसका 15% कर लिए, उतना ही मंत्री होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब उससे जो मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री के बारे में 2 चीज याद रखिएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा दल का नेता होता है, कहलाता है। कैबिनेट मंत्री का आधारशिला कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से वर्ड से ही समझिए, मंत्रियों का प्रधान मतलब समझ, प्राइम मिनिस्टर, तो मिनिस्टर का सिंपल बात है। अब ये कैबिनेट का आधारशिला है, तो कैबिनेट का आधारशिला क्या है? वो कैबिनेट का हेड यही कहलाता है, प्रधानमंत्री। अब कैबिनेट जो मिनिस्ट्री जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितना? कैबिनेट स्तर पर कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री, स्टेट मिनिस्ट्री, और डिप्टी मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं उप मंत्री। तो याद रखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये मंत्री 3 प्रकार का होता है। अब राज्य मंत्री में भी एक आता है जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है, वो राज्य मंत्री के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री जो होता है ना, बनने का न्यूनतम आयु 25 साल है यदि वो लोकसभा से है। यदि राज्यसभा से तो मिनिमम आयु उसका 30 वर्ष है। और यदि प्रधानमंत्री ना तो लोकसभा का है, राज्यसभा का, तो उसका 6 महीना के अंदर उसको सदस्यता किसी एक का लेना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का ले चाहे वो राज्यसभा का। अभी कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना है क्या? पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। न्यूनतम 60 होगा, अधिकतम 500। क्या? जिला ये विधान परिषद नहीं, वो विधानसभा में था। हाँ, वो बता रहे हैं क्या था, मार्कर निकाल। देखो एग्जाम्पल पर, विधान परिषद का सदस्य संख्या जो है न्यूनतम 40 है और अधिकतम विधानसभा का 1/3 है। कितना बोले? कितना बोले? विधान परिषद सदस्य कितना होना चाहिए? न्यूनतम 40। न्यूनतम जो होगा, मिनिमम होगा ये 40, और अधिकतम जो होगा 1/3 किसका? विधानसभा का। विधानसभा समझ रहे? एमएलए का। टोटल एमएलए जितना स्टेट में होगा उसका 1/3 अधिकतम हो सकता है, उससे ज्यादा विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा ये बात है। अब इसको यहां तक तो इस पास मारने दो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। संविधान संशोधन विधेयक जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है दोनों सदन से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से, मतलब अलग अलग पास होना चाहिए, सिर्फ एक साथ नहीं हो सकता। और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होता है, ज्वाइंट मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये तीनों चेतना बोले। इसके बाद याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51A में वर्णन है। अब मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, पहले 10 था, एक जोड़ दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जिसको जोड़ दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। याद रखिएगा। अब राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता रहे हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, और इसका अनुच्छेद वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है, और ये भाग संविधान के भाग 4A में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य शक्तियों के बीच में बंटवारा। तो समझिएगा, केंद्र राज्य सरकार के शक्तियों के बीच में बंटवारा का वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। और 7वीं अनुसूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 7वीं अनुसूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब ये इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 245 से 248। अब समझिएगा,
सूचियां 3 प्रकार का है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संघ सरकार को है। इसमें वर्तमान में 100 विषय शामिल है। संघ सूची भी जैसे रक्षा, विदेशी मामला, परमाणु ऊर्जा, ये सब किस में आएगा? तो संघ सूची में आएगा। राज्य सूची में 61 विषय शामिल है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार ही सिर्फ कानून बना सकती है, दूसरा कोई नहीं। जैसे कृषि, भूमि, पंचायत, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें कानून कौन बना सकता है? तो सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान में है, जिसमें सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन टकराव होने की स्थिति में कानून मान्य होगा केंद्र सरकार का। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो है भारत में पहली बार ग्राम पंचायत जो लागू किया था तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था।